नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तीन मेथड है। पहला मेथड है प्रोडक्शन मेथड, दूसरा मेथड है इनकम और तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। हेलो फ्रेंड्स, दिस ईयर पे राजावत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम मेथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम कि सर नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो देखना, सब नाम ही लिखा हुआ है नेशनल इनकम, तो सर इनकम ही जोड़ लीजिए। सर सबसे आसान तरीका जो लगता है हमें कि यार सर नेशनल इनकम निकालनी है, जब हमें इनकम ही कैलकुलेट कर ली है तो सारे लोगों की, कंट्री के जितने सारे लोग हैं उन सबकी इनकम को जोड़ लेते हैं और वो नेशनल इनकम हो जाएगा। तो कुछ तो पार्ट 7 के अंदर हम वैल्यू एडेड कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। आज हम पार्ट 8 के अंदर है इनकम मेथड की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट को समझना। इन दिस मेथड द नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट। मैं किसको कैलकुलेट करता हूँ सर, मैं यहाँ समझता हूँ कि सर मेरे फैक्टर पेमेंट कितने हैं। अब जरा समझना, मैं आपको पॉइंट समझा चुका हूँ फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट के बारे में। देखना, फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम क्या होती है, तो हमने दो पॉइंट समझे थे। पहला समझा था हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपको याद हो तो सर हमने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बनाए थे। वो थे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सो दीज आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पहला कौन सा है? पहला है उसमें लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल और चौथा है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लैंड से क्या मिलता है? लैंड से मिलती है आपको, लैंड से आपको मिलता है रेंट। लेबर से आपको क्या मिलता है? लेबर से मिलती है आपको वेजेस। कैपिटल पर आपको मिलता है इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर अर्न्स प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जो 4 पॉइंट है सर, ये जो 4 पॉइंट यहाँ लिखे हैं, ये 4 पॉइंट है आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और इन 4 से जो इनकम आ रही है वो से हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम। तो सर कुछ नहीं करना है सर, इन चारों को आप ऐड कर लीजिए, इन चारों को आप मिक्स कर लीजिए और वो बन जाएगी आपकी नेशनल इनकम। एज सिंपल एज दैट कि सर पूरी कंट्री के सारे लोगों ने जितना पैसा जोड़ा है, जितना पैसा कमाया है, वो जोड़ लीजिए एंड दैट विल बी योर नेशनल इनकम। ठीक है, हाँ जी। तो देखिए, इन दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट कौन से हैं? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स टू द ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलते हैं। ठीक है, ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन है हमारे? वो है लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्राइज इन एन अकाउंटिंग ईयर। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। इसे हम शेयर मेथड या फैक्टर पेमेंट मेथड के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, अब हम एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखना, इस मेथड के अंदर अब मुझे बताओ कि जब मैंने वैल्यू एडेड मेथड यूज़ किया था तो उसके अंदर जीडीपी एमपी आया था। याद है ना सबको? प्रोडक्शन मेथड के अंदर क्या आया था? जीडीपी एमपी। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इनकम मेथड की, और इनकम मेथड में क्या आता है? इनकम मेथड में आता है एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब निकालना तो हमेशा यही होता है। तो जब हम बात कर रहे थे प्रोडक्शन मेथड की, वहाँ आता है जीडीपी एमपी, और जब मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ पर आएगा एनडीपी एमपी। ऐसा क्यों होता है इसको भी दिखाऊंगा, इसको भी बताऊंगा वीडियो के एंड के अंदर। अभी कॉन्सेप्ट को समझना कि सर वैल्यू एडेड के अंदर जीडीपी एमपी कैलकुलेट किया था, यहाँ पर कैलकुलेट करना है एनडीपीएफसी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसमें आपको चाहिए सीओई। सीओई मतलब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, प्लस आपको करना होगा ओएस मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस, और प्लस आपको करना होगा एमआई मतलब मिक्स इनकम। तो सीओई का मतलब है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब मुझे बताओ कि आप एम्प्लॉयज़ को किस चीज़ का पेमेंट करते हो? तो एम्प्लॉयज़ को हम पेमेंट करते हैं वेजेस, सैलरीज, पेमेंट इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जैसे किसी एम्प्लॉय के लिए आपने सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट दे दिया, किसी एम्प्लॉय का पीएफ का बेनिफिट दे दिया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड होती हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी चीज़ दे रहा है वो सब आपको यहाँ पर ऐड करनी है। दैट इज नोन एज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्या कहलाता है वो कहलाता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, सेकंड आता है यहाँ पर ऑपरेटिंग सरप्लस। नाउ व्हाट इज द ऑपरेटिंग सरप्लस? ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब है इसके अलावा जो सारी चीज़ें आ गई, जैसे रेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये सब आपके लिए कहलाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। इट रेफर्स टू इनकम ऑफ प्रोप्राइटरी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप की जो इनकम है वो आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, उसमें आ रहा है आपका रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एक्सेट्रा। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो लिखा हुआ है सर एमआई। एमआई का मीनिंग यहाँ दिया हुआ है मिक्स्ड इनकम। अब ये बात आती है कि सर ये मिक्स इनकम क्या है? अब समझना, मिक्स इनकम का मतलब क्या है। सपोज करो कोई एक पर्सन है जिसकी एक शॉप है।
ठीक है। अब उसने शॉप के लिए क्या किया, मान लो किराने की शॉप लेकर के बैठा हुआ है, घर के नीचे ही शॉप लगा ली। इंडिया में ये बहुत कॉमन है कि लोग घर के नीचे ही क्या करते हैं, शॉप लगा लेते हैं। तो उस पर्सन ने क्या किया, अपने घर के नीचे ही एक शॉप लगा ली, ठीक है। वहीं पर बैठ करके वो काम कर रहा है। तो खुद का ही घर है, खुद की शॉप पे, कोई रेंट नहीं दे रहा, किसी को कोई रेंट नहीं दे रहा। वही उसको अच्छा पैसा लगाना है, बिजनेस करना है, पैसा चाहिए, तो पैसा भी खुद का ही है, खुद ही क्रेडिटर है, खुद नहीं लोन दे दिया खुद के बिजनेस को। अच्छा, उस शॉप के अंदर काम करने वाला भी अकेला अकेला ही है, मतलब ओनर भी वही है, मजदूर भी वही है, सब कुछ वही है, सारे काम वो क्या कर रहा है, वो शॉप वाला खुद ही कर रहा है। अब मुझे बताओ, क्या मैं इसमें बाइफरकेट कर सकता हूँ कि शॉप का रेंट कितना है, उसका प्रॉफिट कितना है, उसका वेजेस कितना है, उसकी सैलरीज कितनी है? मैं यहाँ पर ये बाइफरकेट नहीं कर सकता, मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकता। तो जब मैं ऐसी चीज़ों को डिवाइड नहीं कर सकता, जब मैं ऐसी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, तो उसे हम एक नाम दे देते हैं, वो है एस्टिमेशन ऑफ मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। तो इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह की इनकम अर्न करते हैं, दैट इज नोन एज मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। देखना, द इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन यूजिंग देयर ओन लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर फॉर द प्रोडक्शन इज मिक्स इनकम। तो सर बहुत सिंपल सा मेथड है। किसकी बात कर रहे हैं सर? इनकम मेथड की बात कर रहे हैं। इनकम मेथड में क्या जोड़ना है? इनकम मेथड में आएगा एनडीपीएफसी। क्यों आएगा बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। क्या जुड़ेगा सर? तीन चीज़ें जुड़ेगी। पहला चीज़ जुड़ेगा सीओई, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को कितना पैसा दिया। दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया, रेंट वेजेस इंटरेस्ट या आपका प्रॉफिट, ठीक है। तो वेजेस तो सर ऊपर चला गया सीओई में। थर्ड जुड़ेगा मिक्स इनकम। मिक्स इनकम मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड जो पर्सन है उन सब लोगों की इनकम, जिसको मैं नॉर्मली किसी तरह में क्लासीफाई नहीं कर सकता। चलिए, तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं, डायरेक्टली हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नाम भी दिखे क्या लिखा है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना हमेशा कि सर क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। यहाँ जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको कैलकुलेट करना है एनडीपीएफसी। क्या कैलकुलेट करना है? यू हैव टू कैलकुलेट एनडीपीएफसी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब क्या क्या दिया हुआ है देखना। यहाँ आपको दिया हुआ है पहला डिविडेंड, वेजेस एंड सैलरीज, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर जुड़ेगा, ऑब्वियसली जुड़ेगा, रेंट जुड़ेगा, कॉर्पोरेशन टैक्स दिया हुआ है, रिटेन्ड अर्निंग दिया हुआ है और इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब देखना, यहाँ पर मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और सिखाता हूँ क्वेश्चन करने से पहले। मुझे बताइए कि हम नॉर्मली बात करते हैं प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट के साथ में एक वर्ड और लिखा होता है, वो लिखा होता है डिविडेंड। मुझे बताओ डिविडेंड क्या होता है? सर कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप सब लोग जानते हो डिविडेंड क्या है। सर डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज गिवन टू द शेयर होल्डर। उसके ओरिजिनल ओनर्स को जो दिया जाता है वो कहलाता है आपका डिविडेंड। सो डिविडेंड इज व्हाट? डिविडेंड इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज गिवन टू द शेयर होल्डर। ये किसको देते हैं हम? शेयर होल्डर को देते हैं। तो सर ये किसका पार्ट है? ये प्रॉफिट का ही पार्ट है। तो मान लो प्रॉफिट और डिविडेंड दोनों दिए हुए हैं, तो डिविडेंड तो वैसे ही प्रॉफिट का ही पार्ट है। अच्छा मुझे बताओ, आप टैक्सेस किस में से दोगे? आपने प्रॉफिट में से ही दोगे। रिटेन्ड अर्निंग जो डिविडेंड के बाद बच जाता है उससे ही तो कहते हैं हम क्या? रिटेन्ड अर्निंग। तो तीन चीजें हैं सर, पहला है डिविडेंड, दूसरा है रिटेन्ड अर्निंग और तीसरा है कॉर्पोरेशन टैक्स। ये तीनों ही आपके प्रॉफिट के ही पार्ट होते हैं, ये तीनों प्रॉफिट के अंदर ही जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो क्या क्या जोड़ूंगा मैं यहाँ पर? डिविडेंड, क्योंकि सर प्रॉफिट अलग से नहीं दिया होता, प्रॉफिट और डिविडेंड दोनों साथ में दिए होते तो क्या करते आप? सिर्फ प्रॉफिट को लेते, डिविडेंड को नहीं लेते। लेकिन दोनों अलग अलग दिए हुए हैं तो आप डिविडेंड को भी यहाँ पर कंसिडर करेंगे। 100% यू हैव टू कंसिडर इट, ठीक है। तो सर हम बात कर रहे हैं, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एनडीपीएफसी, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही निकालना है। तो क्या जुड़ेगा? सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं वेजेस एंड सैलरी, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ये तो क्या हो गया आपका? सीओई हो गया। फिर आप जोड़ लीजिए ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जुड़ेगी आपकी और कहलाएगी ओएस, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो कुछ नहीं करना, इन सबको आप क्या कर दीजिए? आपस में ऐड कर दीजिए। सिंपल, कितना सिंपल है। और देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। यस लिटरली इट इज 6 मार्क्स क्वेश्चन इन एग्जाम्स। क्या आपको समझ में आया इनकम मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है। अब कुछ बड़ी बातें। नाउ द प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। सर हर मेथड के अंदर आपको कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस यूज करने ही पड़ते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये प्रिकॉशंस क्या है? प्रिकॉशन का मीनिंग समझना कि सर जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो क्योंकि हम बहुत बड़े लेवल पर वर्किंग कर रहे हैं तो हो सकता है सर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप बहुत सारी गलतियां कर दो, वो गलतियां नहीं हो जाए इसलिए हम प्रिकॉशंस यूज करते हैं, ठीक है। पहला प्रिकॉशन देखिए, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज लाइक स्मगलिंग,
थेफ्ट, गैम्बलिंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड। तो जनरली क्वेश्चन आता है कि सर क्या वो भी इनकम है? तो हो सकता है कोई बोले कि मैं तो डाका डालता हूँ, मैं तो चोरी करता हूँ, मैं एक्सटोर्शन करता हूँ, वो मेरी इनकम है, लेकिन वो नेशनल इनकम के अंदर इनकम कैलकुलेट में पार्ट नहीं ली जाएगी। यू कैन नॉट कैलकुलेट, यू कैन नॉट ट्रीट एट एज इनकम। सेकेंड, कमीशन पेड ऑन द सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स टू बी इंक्लूडेड। कमीशन जो पे किया है सेकंड हैंड गुड्स का वो इंक्लूड, सेकंड हैंड गुड्स को मैं वैल्यूड मेथड में इंक्लूड नहीं करता क्योंकि वो एक बार जुड़ चुके हैं, लेकिन उसका कमीशन मेरी इनकम है वो जुड़ेगा। थर्ड, ट्रांसफर अर्निंग जैसे कि ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी, ये सब इनकम नहीं है। दीज आर जस्ट ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? जैसे आपने किसी को गिफ्ट दे दिया तो गिफ्ट सामने वाले ने कमाया जरूर, लेकिन वो कोई इनकम नहीं है, उसने कोई मेहनत नहीं किया, उसने कोई काम नहीं किया, कोई उसका प्रोग्रेसिव वर्क नहीं है वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट देखना, इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। विंडफॉल कभी कभी जो हो जाता है वो वाला विंडफॉल गेम कहलाता है, लॉटरी वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस इज टू बी ट्रीटेड अलोंग विद रेंट एज ए कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम। इम्प्यूटेड अभी बताया था क्या होता है सर? इम्प्यूटेड का मतलब होता है सेल्फ ओन जो चीज़ें होती है। ठीक है, जैसे एक पर्सन था, अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था उसके अंदर एक पर्सन था, उसका खुद का घर था, खुद के घर के अंदर एक शॉप थी और वहां से वो बिजनेस कर रहा था। क्या वो जुड़ेगा? यस सर, इट विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम, वो सर इनकम का पार्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इट शुड नॉट बी सेपरेटली एडेड। इनकम टैक्स जो कंपनसेशन ऑफ सैलरी दिया, ठीक है, मान लो कोई पर्सन जॉब करता है, उसको 10 लाख रुपए की सैलरी मिली, वो बोलेगा 10 लाख रुपए की मेरी इनकम है, इसमें से 1 लाख रुपए टैक्स दे दिया, बचे कितने? 9 लाख। तो आप क्या बोलेंगे? आप इनकम बोलेंगे सर 10 लाख। वैसे ही 1 लाख जुड़ा हुआ है, अब 11 लाख थोड़ी बोलेंगे। इनकम कितनी हुई? इनकम तो सर 10 लाख ही। इनकम को हम 11 लाख कंसिडर नहीं कर सकते। अगला, ब्रोकरेज ऑन सेल और परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड इज टू बी इंक्लूडेड। किसी भी तरह की ब्रोकरेज जो शेयर्स और बॉन्ड्स पर दी जाती है उसको आपको इंक्लूड करना है, आपको उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज रिगार्डिंग इनकम मेथड। अब देखना, इनकम मेथड का बेस तो यही है, इनकम मेथड का बेस सिर्फ ये है कि सर 3 चीज़ें इंक्लूड करनी है, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, और इससे क्या आता है? इससे एनडीपीएफसी आ जाता है। ठीक है, तो इनकम मेथड के अंदर मैं क्या करता हूँ सर? मैं सिर्फ 3 चीज़ें ऐड करता हूँ। पहला है सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। जैसे ही ये 3 चीज़ें ऐड करता हूँ मेरे पास में क्या आ जाती है? मेरे पास आ जाता है एनडीपीएफसी। क्या गया सर मेरे पास आ गया एनडीपीएफसी। अब मुझे एनडीपीएफसी से क्या कैलकुलेट करना है? मुझे एनडीपीएफसी से निकालना है एनएनपीएफसी। तो मैं क्या करूँगा? एनएनपीएफसी जाने के लिए मैं कर दूंगा प्लस एनएफआईए, और ये मेरी क्या बन जाएगी? एनएफआईए, और क्या बन जाएगी? एनएनपीएफसी, मतलब मेरी नेशनल इनकम। तो कॉन्सेप्ट तो इतना सही है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है, कुछ एडिशनल थिंग्स यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, वो भी आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। दीज आर नोन एज कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। कि जब आप सीओई, ओएस और एमआई को बहुत डिटेल में समझना चाहते हो तो सर ये मैंने आपको उन सब चीज़ों की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इसके बाहर से कोई भी पॉइंट एग्जाम के अंदर नहीं आ सकता। सारी चीज़ों को, जितनी सारी चीज़ें पूरे चैप्टर के अंदर है, उन सारी चीज़ों को मैंने इस एक चार्ट के अंदर इंक्लूड कर दिया है। ठीक है ना? हाँ जी, तो देखिए, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। देखना, द इनकम इज मिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो इसको तो मैं डिटेल में समझा दिया कि कोई एक पर्सन है, कोई एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, वहाँ मैं बाइफरकेट नहीं कर सकता कि रेंट इतना है, वेजेस इतना है, प्रॉफिट इतना है। जो मैं बाइफरकेट नहीं कर सकता तो वो कहलाती है मिक्स इनकम। द सेकंड पॉइंट वो है सर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये वाला पॉइंट हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेक्चर 1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उसको और भी समझना चाहते हैं तो इसमें क्या क्या जोड़ते हैं? नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जितना भी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को दिया वो सब जुड़ता है। नेट प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसके बाद इंडिया के बाहर से जो इनकम आती है वो भी जुड़ेगा, क्योंकि सर ये एनएफआई है इनकम मेथड के अंदर, तो ये थोड़ा सा डिटेल्ड होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है। अगर आप चाहो तो एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। ठीक है, नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेजिडेंट कंपनीज फ्रॉम अब्रॉड, इंडिया के बाहर से जितना सारा पैसा आ सकता है वो सब इसमें जोड़ लीजिए। यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं, यहाँ कमा करके ला रहे हैं, वो सब जोड़ दीजिए। ठीक है, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप ने बाहर से कुछ पैसा अर्न किया वो जोड़ दीजिए। उसके अलावा जो भी रिटेन्ड अर्निंग्स है वो सब भी जोड़ लीजिए। ये सारी चीज़ें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का पार्ट बनती हैं। अब सर आता है सर कि हम सीओई मतलब कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या चीज़ें लेते हैं। देखिए, सीओई मतलब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर आपको ये चीज़ें कंसिडर करनी होगी। द फर्स्ट थिंग इज वेजेस एंड सैलरीज। अब वेजेस एंड सैलरी के अंदर क्या क्या जुड़ता है? तो इसमें बेसिक जुड़ेगा, बेसिक पे जुड़ेगा,
डियरनेस अलाउंसेस, हिंदी में कहते हैं इसको महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंसेस। अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपको पता होगा डियरनेस अलाउंसेस मिलता है, उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। अलाउंसेस का मतलब क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा मनी, जैसे उनको बोला जाता है कि 10,000 रुपये तो कैश आपकी जो सैलरी है वो, 5,000 रुपये आपका डीए है, 3,000 रुपये एचआर है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है। द एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन गिवन टू एम्प्लॉई इज नॉन एज अलाउंसेस। ठीक है, तो एक तो हो गया बेसिक पे हो गया, एक अलाउंसेस हो गया, एक हो गया हाउस रेंट अलाउंसेस, ओवर टाइम अलाउंसेस, सिटी कंपनसेंट्री अलाउंसेस, बोनस, कमीशन, सिक लीव अलाउंसेस। तो किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, सुनना, किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट अगर आपका एम्प्लॉयर किसको दे रहा है, अगर एम्प्लॉय को दे रहा है, तो वो आपका COE कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय माना जाएगा, वो आपका कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अज्यूम किया जाएगा। ठीक है, अब समझना और क्या क्या हो सकता है। इट मे बी कॉम्पनसेशन इन काइंड, वे तो दिया कैश में। अब कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा अपने आसपास भी, कि कई सारे बड़े एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको कंपनी की तरफ से रहने के लिए घर मिल जाता है। यस सर, फ्री हाउसिंग फैसिलिटी। कई लोगों को आपने देखा होगा कि अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनका ट्रीटमेंट भी कंपनी करवा रही है, मेडिकल फैसिलिटीज़। उनको फ्री यूनिफॉर्म दिया जाता है। आपने सुना होगा कि कई बार मैस के अंदर खाना दिया जाता है और उसका भी पैसा नहीं लिया जाता, वो भी आपकी इनकम है, वो भी जुड़ेगा। ठीक है, फ्री एजुकेशन, उनके बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है, वो भी इनकम का पार्ट है। कन्वेंस फैसिलिटीज़, क्रचेस, ठीक है, जो जिनके बच्चे छोटे हैं उनको क्रचेस में रखा जाता है, ठीक है, तो वो भी फैसिलिटी कई बार कंपनी देती है, वो भी पार्ट में जुड़ेगा। वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फॉरगोन ऑन लोन टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से कुछ लोन लिया और बोला कि साहब मेरे पास तो इंटरेस्ट चुकाने का पैसा नहीं है, एम्प्लॉयर ने बोला ठीक है कोई बात नहीं मत देना, वो भी उसकी इनकम में जुड़ेगा, क्योंकि वो भी सारा बेनिफिट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया। तो जो भी बेनिफिट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है वो सब जुड़ेगा, वो चाहे कैश में हो चाहे काइंड हो। अभी सुनना एक बात और, इसके अलावा और क्या मिल सकता है, इसके अलावा ये भी मिल सकता है। सुनो, मैंने सर जितना बड़ा टॉपिक हो सकता था, जहां जहां जो टॉपिक हो सकता सारी चीजें ला करके यहाँ पर रख दी है। ठीक है, इसके बाहर से एग्जाम में आने का कोई चांस नहीं है। समझना क्या क्या जुड़ेगा, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जिसमें आता है आपका PF प्रोविडेंट फंड, सुना होगा, LIC, इंश्योरेंस, पेंशन, इस तरह का कोई सा भी पेमेंट जो एम्प्लॉयर ने किया। अच्छा, अगर मान लो ऐसा लिखा होता एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू वेलफेयर, अब बताओ यहाँ लिखा है एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या इंक्लूड होगा, ये नॉट इंक्लूडेड होगा, ये नहीं जुड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है। कौन सा जुड़ता है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कुछ बेनिफिट दे तो वो जुड़ेगा, एम्प्लॉई का बेनिफिट नहीं जुड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जिसमें आता है रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, ये सब जुड़ेगा। अगला इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉफिट, ठीक है, उसमें आ रहा है डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेट सेविंग्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिटेन अर्निंग, ये सब भी आपकी इनकम का पार्ट होगा और ये सब भी आपकी इनकम के अंदर ऐड होगा। तो चाहे वो रेंट हो, रॉयल्टी हो, इंटरेस्ट हो, प्रॉफिट हो, दिस ऑल विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ नेशनल, इन द इनकम मेथड ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि नेशनल इनकम क्या है, इनकम मेथड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए, अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप इसके बहुत सारे नोट्स और क्वेश्चंस ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय।